क्या आपने कभी इंटरस्टेलर ट्रैवल के बारे में सोचा है? स्टार्स की तरफ, दूसरी दुनियाओं का सफर। सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। वॉयेजर 1 प्रोब की करंट मैक्सिमम स्पीड 10.5 माइल्स पर सेकंड है। इस स्पीड पर भी हमारे सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 74,600 ईयर्स लगेंगे। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। अब इमेजिन करें कि एक दिन ह्यूमैनिटी ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना लेती है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल कर सके, यानी लगभग 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। ये सुनने में इम्प्रेसिव लगता है, या शायद जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस स्पीड पर भी अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ना चाहें तो उसमें अराउंड 100,000 ईयर्स लग जाएंगे। और अगर हम और आगे जाना चाहें और सिर्फ इंटरस्टेलर ट्रैवल ही नहीं बल्कि इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के बारे में सोचें, यहीं पर एक और भी सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है, और वो है एक जाइगैंटिक कॉस्मिक एनोमली जो 2013 में डिस्कवर हुई थी। रिसर्च करते वक्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के एक ग्रुप ने पाया कि हमारी गैलेक्सी एक मैसिव कॉस्मिक वॉइड से घिरी हुई है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ कम मैटर डेंसिटी वाला रीजन नहीं है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक वॉइड है। इसका डायमीटर 2 बिलियन लाइट ईयर्स तक पहुंच सकता है। अगर ये गैलेक्सी इससे भरा होता तो इसमें एज टू एज 20,000 से ज्यादा मिल्की वेज फिट हो जाती। इस एनोमलस रीजन का स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। लाइट को इसे क्रॉस करने में 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे। लेकिन इस डिस्कवरी का सबसे शॉकिंग पार्ट वॉइड का साइज नहीं, बल्कि हमारी लोकेशन है। हम मोस्ट लाइकली इसके सेंटर के करीब लोकेटेड है। हमारी गैलेक्सी एक कोलोसल फनल के हार्ट में लगती है, और जैसा कि साइंटिस्ट नोट करते हैं, ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को, हमारी समझ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम सच में स्पेस के एक स्पेशल आइसोलेटेड कॉर्नर में रहते हैं तो एक इनएविटेबल सवाल उठता है, इसके आगे क्या है? क्या इस वॉइड के पार का स्पेस डेंसिटी में, स्ट्रक्चर में, या उन लॉज ऑफ फिजिक्स में फंडामेंटली अलग हो सकता है जो उसे गवर्न करते हैं? आज ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर हम उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाएं और यूनिवर्स को वैसा देख पाएं जैसा वो वॉइड के दूसरी तरफ दिखता है, तो क्या होगा? लोकल होल ये रीसेंट डेकेड्स में डिस्कवर की गई सबसे मिस्टीरियस कॉस्मिक एनोमलीज में से एक थी, जिसका नाम केबीसी वॉइड रखा गया। जब एस्ट्रोनॉमर्स रायन कीनन, एमी बार्गर और लेनेक्स कॉवी ने पहली बार इसकी एग्जिस्टेंस की हाइपोथेसिस प्रपोज की, तो इसने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक ट्रू शॉक दे दिया। ये सिर्फ थिन स्पेस का एक टुकड़ा नहीं है, ये यूनिवर्स के उस ऑर्डर का वायोलेशन है जिसे हम जानते हैं। लेकिन ये वॉइड एग्जैक्टली है क्या, और इसकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को क्यों बदल सकती है? इसकी गहराई तक जाने के लिए हमें पास्ट में देखना होगा, डिस्टेंट पास्ट में। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले रिवाइंड करें, उस मोमेंट पर जब ये सब शुरू हुआ था, द बिग बैंग। यूनिवर्स अचानक तेजी से हर डायरेक्शन में एक साथ एक्सपैंड होना शुरू हुआ। उस मोमेंट पर एनर्जी इवनली एक्सपैंड होती है, जैसे पानी में कंकड़ फेंकने पर रिपल्स बनती हैं। माना जाता है कि मैटर भी उतना ही इवनली डिस्टर्ब हुआ था। ये सो कॉल्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का बेसिस है। ये आइडिया कि एक बहुत लार्ज स्केल पर यूनिवर्स को हर डायरेक्शन और हर जगह सेम दिखना चाहिए। आखिरकार मैटर को यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए था। इस वजह से हम सेम फिजिकल लॉज को करीबी स्टार्स पर और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें जैसे काम करती हैं वैसे ही हर जगह करनी चाहिए। कम से कम ऐसा होना चाहिए था। लेकिन रीसेंट ईयर्स का डेटा इंक्रीजिंगली दिखा रहा है कि यूनिवर्स में मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेस के डिफरेंट रीजन्स में हायर और लोअर डेंसिटी के एरियाज हैं, जिसका मतलब है कि कॉस्मिक होमोजेनिटी का आइडिया अब सवालों के घेरे में है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए भी केबीसी वॉइड का स्ट्रक्चर अलग ही दिखता है। ये सिर्फ एक लेस डेंस रीजन नहीं है, बल्कि एक अनॉमलसली वास्ट एरिया है जिसमें फिजिक्स के कुछ लॉज एक अलग हो सकते हैं। रिसर्च दिखाती है कि केबीसी वॉइड का शेप अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल है, और ये रेडियस में 1 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हो सकता है। ये लीनियर केएस सुपर क्लस्टर से 4 गुना बड़ा है, जिसमें हमारी अपनी गैलेक्सी समेत लगभग 1 लाख गैलेक्सीज है। ये वास्ट डायमेंशंस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रफली 2% हिस्सा है, जो केबीसी वॉइड को द लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक वॉइड बनाता है। लेकिन इसे ट्रूली एम्प्टी कहना इनएक्यूरेट होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर हैं।
इंद्रनील बानिक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज में एक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो है और केबीसी वॉइड की स्टडी करते हैं, उन्होंने कैलकुलेशंस कंडक्ट की और पाया कि वॉइड के अंदर स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्म में मैटर डेंसिटी बाहर के मुकाबले अबाउट 20% कम है। पहली नज़र में यह डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन कॉस्मिक लॉज के फ्रेमवर्क और इस वॉइड के वास्ट स्केल के हिसाब से ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अननोन रीजंस की वजह से यूनिवर्स ने एक जाइगैंटिक स्फेरिकल रीजन फॉर्म किया है, जहां स्टार्स और गैलेक्सीज इसकी बाउंड्रीज के बाहर के कंपैरिजन में बहुत कम है। पैराडॉक्सिकली यही वो एनॉमली है जो साइंटिस्ट्स के मुताबिक मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक का जवाब देने में हेल्प कर सकती है कि यूनिवर्स एक्सपेक्टेड से ज़्यादा फास्ट एक्सपैंड क्यों कर रहा है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ने तेज़ी से एक्सपैंड होना शुरू किया और वो प्रोसेस आज भी जारी है। जिस स्पीड पर ये होता है उसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। इसे मेजर करने के लिए साइंटिस्ट्स दो मेन मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड रिलेटिवली क्लोज कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, सुपरनोवे और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने पर बेस्ड है। ये मेजर करके कि वो एक दूसरे से कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को 45 माइल्स पर सेकेंड पर मेगा पारसेक की वैल्यू मिलती है। दूसरे शब्दों में, हर सेकेंड ऑब्जेक्ट्स जो लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 45 माइल्स बढ़ जाता है। दूसरा मेथड और भी गहराई तक जाता है। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की स्टडी पर रिलाई करता है, वो एंशिएंट रेडिएशन जो बिग बैंग के ठीक बाद पैदा हुई थी और अभी भी पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। ये लाइट हम तक पहुंचने के लिए लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स से ट्रैवल कर रही है, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को यंग यूनिवर्स के एक स्नैपशॉट जैसा कुछ प्रोवाइड करती है। इस डेटा के बेस पर साइंटिस्ट्स अर्ली यूनिवर्स के मॉडल को रिकंस्ट्रक्ट करने पर काम कर रहे हैं। उससे वो कैलकुलेट करते हैं कि आज इसे कितनी तेजी से एक्सपैंड होना चाहिए, और यहाँ चीजें स्ट्रेंज हो जाती हैं। इस मेथड के रिजल्ट्स एक बिल्कुल अलग वैल्यू देते हैं, अराउंड 41 माइल्स पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। ये नियर बाय गैलेक्सी मेथड से कम है। इस डिस्क्रिपेंसी का अपना एक नाम है, द हबल टेंशन। अगर हम सिर्फ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डेटा को देखें तो यूनिवर्स को उससे धीरे एक्सपैंड होना चाहिए जो हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस कुछ और ही कहानी बताती हैं। हमारी आसपास की गैलेक्सीज फिजिक्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स की परमिशन से लगभग 8% फास्ट अलग हो रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक इस बात पर अग्री नहीं हुए हैं कि इस डिस्क्रिपेंसी का एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट्स मानते हैं कि इसकी की हमारे कॉस्मिक एनवायरनमेंट में खुद केबीसी वॉइड में हो सकती है और इसका एक्सप्लेनेशन ग्रेविटी में हो सकता है। हम जानते हैं कि स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स कम मैसिव बॉडीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, और लगता है कि यही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। वॉइड के बाहर के डेंसर रीजन्स उसके अंदर की गैलेक्सीज को खींच रहे हैं। ये ऐसा है जैसे वो उन्हें वॉइड से बाहर घसीटने की कोशिश कर रहे हों और यूनिवर्स के नेचुरल एक्सपेंशन के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ऐड कर रहे हों। ये ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस एग्जैक्टली वही हो सकता है जो हमारी मेजरमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ब्रायन कीटिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिक्स प्रोफेसर हैं, वॉइड हाइपोथेसिस को काफी प्लॉजिबल मानते हैं। उनकी राय में ये सच में एक्सप्लेन कर सकता है कि यूनिवर्स एक्सपेक्टेड से फास्ट क्यों एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन जैसा कि वो खुद मानते हैं, अभी भी काफी सवाल बाकी हैं। मेन सवालों में से एक ये है कि इस वॉइड का इन्फ्लुएंस एक्चुअली कितनी दूर तक फैला है। अगर इसका इफेक्ट सिर्फ कॉस्मॉस के हमारे हिस्से तक लिमिटेड है तो ये डिस्क्रिपेंसी को सिर्फ लोकली एक्सप्लेन करता है, जिसका मतलब है ग्लोबल प्रॉब्लम अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। ये सच में हबल टेंशन को एलिमिनेट कर देगा। इसके अलावा कीटिंग पॉइंट आउट करते हैं कि बैनिक की थियरी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा वॉइड मॉडल यूज किया गया है। डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो डिफरेंट गैलेक्सी बिहेवियर्स और यूनिवर्स में मैटर के ओवरऑल फ्लो पर डिफरेंट इम्पैक्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं। आखिर में ये अभी भी बस एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक सिंप्लीफाइड पिक्चर। वॉइड शायद उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जैसा वो दिखता है, लेकिन इससे पहले कि हम वॉइड के इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकें, हमें पहले ये समझना होगा कि ये असल में कितना बड़ा है। और प्रॉब्लम ये है, रीसेंट डेटा सजेस्ट करता है कि केबीसी वॉइड शायद पहले सोचे गए साइज से बहुत छोटा हो सकता है। एक साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप ने कॉस्मिक फ्लोज 4 कैटलॉग को एनालाइज किया, जो गैलेक्सी डिस्टेंस मेजरमेंट्स का लार्जेस्ट डेटाबेस है। उन्होंने टली फिशर रिलेशन यूज किया, जो गैलेक्सी की ब्राइटनेस को उसकी रोटेशन स्पीड के साथ कंपेयर करके डिस्टेंस एस्टिमेट करता है। उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से वॉइड का साइज अबाउट 230 मिलियन लाइट ईयर्स है। ये अर्लियर एस्टिमेट से लगभग 10 गुना छोटा है। ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन ये अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा
कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट में डिस्क्रिपेंसी को फुली एक्सप्लेन कर सके, तो सवाल अभी भी ओपन है। वॉइड मोस्ट लाइकली एग्जिस्ट करता है, साइंटिस्ट्स इस बात पर नियरली सर्टेन है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कितना बड़ा है। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 2% तक ऑक्यूपाई कर सकता है, या शायद साइज में काफी मॉडेस्ट हो सकता है। इसके अलावा DESI प्रोजेक्ट का डेटा जो 2023 से 2024 के बीच आया, जो नियर बाय कॉस्मोस को अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में मैप करता है, सजेस्ट करता है कि इस तरह के वॉइड्स रेयर नहीं है। ये पॉसिबल है कि हमारा लोकल वॉइड बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, बल्कि ब्रॉडर कॉस्मिक लैंडस्केप का बस एक हिस्सा है। लेकिन ये मत सोचिए कि इससे यूनिवर्स कम एक्साइटिंग हो जाता है। इसके उलट KBC वॉइड साइंटिस्ट्स के बीच और भी सवाल खड़े कर रहा है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट सिर्फ हबल टेंशन रिजॉल्व करने में इसके पोटेंशियल रोल में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि एक कहीं ज्यादा इंट्रिगिंग सिनेरियो में है। क्या होता अगर हम इस वॉइड के अंदर नहीं बल्कि बाहर होते? तब कॉस्मोस कैसा दिखता? हमारी ऑब्जर्वेशंस में क्या बदल जाता? और सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिवर्स का हमारा व्यू कैसे अलग होता? जाहिर है इस वॉइड की बाउंड्रीज इतनी कोलोसल डिस्टेंसेस पर हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए वहां तक पहुंचना लाइकली हमेशा अनअटेनेबल ही रहेगा। लेकिन चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है और टेक्नोलॉजी का ऐसा एक्सेस है जो स्पेस में नियर लिमिटलेस मूवमेंट अलाउ करता है, फिजिकल लॉस की हदों को पुश करते हुए। उस केस में बकल अप, रास्ता थोड़ा बम्पी हो सकता है। द जर्नी बियॉन्ड द KBC वॉइड। इस जर्नी के लिए एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजिकल लेवल की स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी, जो इनॉर्मस एक्सेलरेशन फोर्सेस को विथस्टैंड कर सके और पैसेंजर्स को स्पेस के मेन डेंजर्स में से एक रेडिएशन से बचा सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, शिप को एक अनइमेजिनेबल स्पीड की जरूरत होगी। उसके बिना ये जर्नी प्रैक्टिकली एंडलेस होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर शिप की मैक्सिमम स्पीड वॉयेजर 1 के बराबर हो, जो करंटली अबाउट 10.5 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें इमेंस पेशेंस चाहिए होगा। उस स्पीड पर आप सोलर सिस्टम को 33.5 ईयर्स में लीव करेंगे और नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में अबाउट 74,600 ईयर्स लगेंगे। ये कोई बहुत इंस्पायरिंग प्रोस्पेक्ट नहीं है, खासकर ये कंसिडर करते हुए कि वॉयेजर 1 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स में सबसे फास्ट चीजों में से एक है। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक रेडिएशन शील्डेड शिप है जो कहीं ज्यादा स्पीड और अनलिमिटेड टाइम के लिए केपेबल है। इस केस में हमारा शिप अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ लॉन्च होता है, लेकिन मूवीज की तरह कोई इंस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो ह्यूमन बॉडी 4 to 6 G की रेंज में एक्सेलरेशन विथस्टैंड कर सकती है, अर्थ की ग्रेविटी से 4 to 6 गुना ज्यादा, और वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे जैसे लोड बढ़ता है, ब्लड फ्लो डिसरप्ट होता है, खासकर ब्रेन तक। अगर आपने कुछ ही सेकंड्स में स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करने की कोशिश की, जैसे स्टार वॉर्स में होता है, तो आप 6000 G से ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, जो लिटरली आपको एक ह्यूमन पैनकेक बना देगा। मान लीजिए शिप हर मिनट 1 माइल पर सेकेंड के कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करता है। पहले मिनट में आप 1 माइल पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे होंगे, 10 मिनट्स के बाद ये 10 माइल्स पर सेकेंड है, एंड सो ऑन। इस तरह सिर्फ 13 और आधे दिन में आप सोलर सिस्टम की बाउंड्री हाइलियोपॉस तक पहुंच जाएंगे, जहां सोलर विंड खत्म होती है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। ये वॉयेजर 1 और 2 से सिग्निफिकेंटली फास्टर है, जिन्हें वहां पहुंचने में 35 और 41 ईयर्स लगे थे। आप ये ट्रिप 2 हफ्ते से कम में पूरा कर लेंगे। जब तक आप सोलर सिस्टम लीव करेंगे, शिप अबाउट 19,300 माइल्स पर सेकेंड या स्पीड ऑफ लाइट का रफली 10.2% स्पीड से मूव कर रहा होगा। ह्यूमन स्टैंडर्ड से देखें तो ये एक इनक्रेडिबल स्पीड है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर ये अभी भी बस रेंगना है। यहाँ सोलर सिस्टम के एज पर अर्थ के साथ कम्युनिकेशन सिवियरली लिमिटेड हो जाता है। एक रेडियो सिग्नल जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, उसे अर्थ तक पहुंचने में नियरली 17 आवर्स लगेंगे और रिप्लाई आने में उतना ही वक्त लगेगा। ये एक सिंगल मैसेज एक्सचेंज के लिए 34 आवर्स हैं। अब ये डायलॉग नहीं रहा, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने किसी लड़की को टेक्स्ट किया जिसे आप लाइक करते हैं और उसने सीन पे छोड़ दिया, फिर लगभग पूरे दिन सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं। आप डार्क अबिस में आगे बढ़ते रहते हैं, आपके पीछे सन अब बस एक ब्राइट डॉट है बिलियंस ऑफ अदर्स के बीच में। इस दौरान आपकी शिप की स्पीड बढ़ती रहती है। लगभग 65 डेज के बाद आप स्पीड ऑफ लाइट की आधी स्पीड तक पहुंच जाते हैं, 93,000 माइल्स पर सेकेंड। इस पॉइंट पर शिप अर्थ से रफली 260 बिलियन माइल्स दूर है। ये सुनने में एक इनॉर्मस डिस्टेंस लगता है, और ये है भी, लेकिन सिर्फ अर्थ स्टैंडर्ड से। कॉस्मिक स्केल पर ये अभी भी काफी छोटा है, एक सिंगल लाइट ईयर का बस अबाउट 4.4%। हालांकि इस स्पीड पर आइंस्टाइन द्वारा प्रिडिक्ट किए गए रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। रिलेटिविटी थियरी के मुताबिक हाई स्पीड्स पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हमारा शिप, रेस्ट पर खड़े ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में टाइम स्लो हो जाता है। इसे रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन कहते हैं। प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब है? जबकि अर्थ पर 65 डेज बीत चुके हैं,
शिप पर कम वक्त बीता है। आपका ऑन बोर्ड क्लॉक अर्थ से पीछे होने लगता है और आपकी स्पीड जितनी लाइट के करीब होती जाती है, ये इफेक्ट उतना ही नोटिसेबल होता जाता है। स्पीड ऑफ लाइट के आधे के आसपास टाइम डायलेशन काफी नोटिसेबल हो जाता है। सब कुछ, बायोलॉजी, क्लॉक्स, यहाँ तक कि आपका सेंस ऑफ टाइम भी अर्थ पर जो हो रहा है उसके कंपैरिजन में बदल जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक अर्थ पर हर 10 आवर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट का अराउंड 50% शिप पर 8.5 आवर्स के बराबर होता है। लेकिन अगर आपका गोल केबीसी वॉइड के एज तक पहुंचना है तो ये काफी नहीं है, आपको एक्सेलरेट करते रहना होगा। जल्द ही शिप स्पीड ऑफ लाइट के 90% तक पहुंच जाता है, अबाउट 168,000 माइल्स पर सेकेंड। बोर्ड पर टाइम अर्थ टाइम के 43.6% तक स्लो हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अर्थ पर हर घंटा आपके लिए सिर्फ 26 मिनट्स जैसा फील होता है। टाइम आपके फेवर में काम करने लगता है। सफर के 129th डे पर एक स्पेशल मोमेंट आता है। कैलकुलेशंस के मुताबिक शिप ने अबाउट 1 ट्रिलियन माइल्स ट्रैवल कर लिया है। आप स्पीड ऑफ लाइट के 99.99% तक पहुंच गए हैं और इससे तेज जाना सिंपली पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये प्रैक्टिकली एक यूनिवर्सल लॉ है। स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट स्पीड लिमिट है। सिर्फ मासलेस पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स, रेडियो वेव्स और ग्रेविटेशनल वेव्स इस स्पीड पर मूव कर सकते हैं। मास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट स्पीड तक पहुंचने के लिए इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत होगी। एक अच्छा एग्जाम्पल लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। इसमें प्रोटॉन्स को नियरली अल्टीमेट लिमिट तक एक्सेलरेट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट का 0.9999999991 गुना। ये अबाउट 299,792,455 मीटर्स पर सेकेंड है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से बस 3 मीटर्स पर सेकेंड कम। आप पूछ सकते हैं, उन आखिरी कुछ मीटर्स को गेन करने के लिए थोड़ा और पुश क्यों नहीं करते, बस पावर थोड़ी बढ़ा दो। लेकिन नेचर अनफॉरगिविंग है। उन फाइनल 3 मीटर्स पर सेकेंड को ओवरकम करने के लिए आपको उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जितनी यूनिवर्स के सारे स्टार्स में मिलाकर एग्जिस्ट करती है। ये कोई इंजीनियरिंग लिमिटेशन नहीं है, ये स्पेस और टाइम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट कोई गोल नहीं है, ये एक वॉल है, और वो वॉल किसी भी मास वाली चीज के लिए इनपेनेट्रेबल है। नेचर में पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के करीब आ सकते हैं, लेकिन उस बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। और 1991 में साइंटिस्ट्स ने कुछ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्व किया। एक पार्टिकल जिसे ओ माय गॉड पार्टिकल के नाम से जाना गया, और बिलीव मी, वो नाम कहीं से भी नहीं आया था। वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के उस परसेंटेज के बराबर स्पीड पर मूव कर रहा था। रिकॉर्ड किया गया कुछ भी कभी इससे तेज नहीं था। इसकी एनर्जी 58 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ती हुई बेसबॉल के बराबर थी। इमेजिन करना मुश्किल है कि आंखों से न दिखने वाला एक सब एटॉमिक पार्टिकल स्पेस में नियर लाइट स्पीड पर रेस कर रहा है, जिसके पास इतनी एनर्जी है कि वो एक हैंगर डोर में छेद कर दे। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब आते हैं। उनकी एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, तेजी से, ऑलमोस्ट डरावने तरीके से। तो हमारा शिप जो स्पीड ऑफ लाइट के 99.99% पर ट्रैवल कर रहा है, एग्जिस्टेंस में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। थियोरेटिकली इसकी एनर्जी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की पावर से ज्यादा हो सकती है, जो एक नेचुरल सवाल खड़ा करता है, क्या अगर शिप एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए? रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक उस स्पीड पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट मास वाली चीज को एक्सेलरेट करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन हमारे यूनिवर्स में एनर्जी के इन्फिनिट सोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते। सिंपली कहें तो फिजिक्स ब्रेक हो जाती है, रियलिटी उस इम्पॉसिबल स्ट्रेन के नीचे कोलैप्स कर जाती है। इसलिए नेचर एक हार्ड लिमिट लगाती है। मास वाला कोई भी ऑब्जेक्ट कभी स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकता। तो हमारा शिप स्पीड ऑफ लाइट के 99.99% पर मूव करना कंटिन्यू करता है, और इस मोमेंट से सब कुछ बदल जाता है। रिलेटिविटी थियरी के मुताबिक इस तरह की स्पीड पर शिप पर टाइम अर्थ टाइम के कंपैरिजन में अबाउट 70 के फैक्टर से स्लो हो जाता है। आप खुद ये नोटिस नहीं करेंगे, आपकी घड़ी नॉर्मल चलती है, आपका दिल रेगुलर पेस पर धड़कता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन अर्थ पर ऑब्जर्वर्स के लिए सब कुछ लगभग 70 टाइम्स फास्टर होता हुआ दिखता है। ये इफेक्ट तब स्पेशली क्लियर हो जाता है जब आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी के करीब पहुंचते हैं, जो अबाउट 4 लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड है। नियरली लाइट स्पीड पर ट्रिप को अर्थ के पर्सपेक्टिव से 4 साल लगने चाहिए,
और बिल्कुल जो लोग अर्थ पर पीछे रह गए उनके लिए उतना ही वक्त बीतता है, लेकिन शिप पर आपके लिए ये सिर्फ 21 दिन में गुजर जाता है। ये एक पैराडॉक्स जैसा सुनने में लगता है, लेकिन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। टाइम डायलेट होता है और स्पेस कंट्रैक्ट होता है। आपके लिए ऐसा है जैसे प्रॉक्सिमा बहुत करीब आ गया हो। सफर जारी रहता है। बोर्ड पर 14 साल बीत चुके हैं। उस दौरान आप मिल्की वे गैलेक्सी की बाउंड्रीज लीव कर देते हैं, लेकिन अर्थ पर अराउंड 10,000 ईयर्स बीत चुके हैं। वो लोग जिन्होंने आपके शिप को टेक ऑफ करते देखा था, वो कब के गायब हो चुके हैं। शायद ह्यूमैनिटी खुद भी खत्म हो चुकी है और आप अभी भी चल रहे हैं। फाइनली 230 मिलियन लाइट ईयर्स क्रॉस करने के बाद आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। शिप की क्लॉक्स के मुताबिक 3.25 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। यहीं पर करंट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के मुताबिक केबीसी वॉइड की मिस्टीरियस बाउंड्री शुरू होती है। आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इस वास्ट एम्प्टी रीजन के बियॉन्ड स्पेस नोटिसेबली चेंज होने लगता है। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के बेस पर मैटर डेंसिटी अबाउट 20% इंक्रीज हो जाती है। अगर गैलेक्सीज पहले स्पार्स यानी कि कम थीं, तो अब वो इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। साइंटिफिक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि वो ज्यादा डेंस तरीके से क्लस्टर बनाती हैं, चेन्स, ग्रुप्स और मैसिव सुपर क्लस्टर्स फॉर्म करती हैं। ये यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है। स्पेस और डेंस हो जाता है, ये अज्यूम करना रीजनेबल है कि न सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर की अमाउंट बढ़ती है, बल्कि डार्क मैटर भी, जिसे इन गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने और अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यहाँ ग्रेविटी लाइकली स्ट्रॉन्गर है, जो पोटेंशियली आपके शिप के मोशन को अफेक्ट कर सकती है। फ्लाई करने के लिए अब आपको प्रिसाइज नेविगेशन की जरूरत है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के मास और लेआउट को अकाउंट में रखे। ये अब कॉस्मॉस का वो शांत खाली हिस्सा नहीं रहा। यहाँ हर चीज मूव करती है, इंटरैक्ट करती है और हर दूसरी चीज को खींचती है। और फिर भी जैसे ही आप इन डेंस रीजन से गुजरते हैं, ये क्लियर हो जाता है। जो हम देखते हैं वो शायद बस सरफेस है, कुछ मिस्टीरियस और आगे छुपा हुआ है जो कॉस्मिक डार्क में कहीं गहराई में है। यूनिवर्स हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है। करंटली हम जानते हैं कि वहाँ कम से कम 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अब देख सकते हैं, लेकिन इसका गुड चांस है कि सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल स्फीयर में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज या उससे ज्यादा हो सकती हैं। हम बस उन्हें देख नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये उस स्पीड से डिफाइन होता है जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने ओल्डेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट स्टार से हम तक पहुंचने वाली लाइट को मेजर करके यूनिवर्स की एज पता लगाई। हम ऑब्जर्वेबल स्पेस को उस लाइट से डिफाइन करते हैं जो अर्थ तक पहुंच चुकी है और देखी जा सकती है। कॉस्मोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ओल्डेस्ट फोटॉन्स जिन्हें हम करंटली देख सकते हैं, उन्होंने हॉटली डिबेटेड बिग बैंग थ्योरी के बाद से 45 से 47 बिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका मतलब है कि हमारा स्फीयर ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये असल में कितना बड़ा है, 1 लाइट ईयर, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है, वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। इस बात को ध्यान में रखते हुए द बिग क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस कैसे हो सकता है अगर ये सिर्फ 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ओल्डर हो सकता है, 14 बिलियन ईयर्स से कहीं ज्यादा। हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत या कॉस्मिक बिग बैंग से हमें दिखने वाली लाइट से दूर जो कुछ भी है उसे हम तक पहुंचने का इनफ टाइम नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं देख सकते कि वहां क्या है। ये बिल्कुल पिच ब्लैक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो एज हम देख सकते हैं बस वही सब कुछ है? सच ये है कि वहां बाहर और भी बहुत कुछ हो सकता है। बिग बैंग के बाद से ही कॉस्मॉस इंक्रीजिंग रेट पर ग्रो कर रहा है। ये एडविन हबल थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और सारी गैलेक्सीज मिल्की वे से दूर जा रही हैं। ये गैलेक्सीज न सिर्फ हमसे दूर जा रही हैं, बल्कि वो जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से हमसे उड़ रही हैं। इनफैक्ट हबल ने फाउंड किया कि डिस्टेंस के हर एडिशनल मेगापार्सेक के लिए गैलेक्सीज 500 किलोमीटर्स पर सेकंड फास्टर रिसीड कर रही थीं। इसे हबल कांस्टेंट के नाम से जाना गया और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एरिया को हबल वॉल्यूम कहा जाता है। एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि इस सेंस में वर्ड ऑब्जर्वेबल का मतलब हमारी करंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी से नहीं है कि वो लाइट या ऑब्जेक्ट से आई इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करे, या ये भी कि वहां डिटेक्ट करने के लिए कुछ है भी या नहीं। इस केस में ऑब्जर्वेबल का मतलब खुद स्पीड ऑफ लाइट की फिजिकल लिमिट से है।
जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है। जब स्पेस में किसी भी चीज की डिस्टेंस की बात होती है तो हम टाइम के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। नाइट स्काई में ऊपर देखना थोड़ा टाइम ट्रैवलिंग जैसा है। रात में वो सारे चमकते स्टार्स बस स्नैपशॉट्स हैं कि वो स्टार्स पास्ट में कैसे दिखते थे। जरा सोचिए, कुछ स्टार्स और कॉस्मोस में अदर ऑब्जेक्ट्स इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट को प्लैनेट अर्थ तक पहुंचने में हजारों से लाखों साल लग सकते हैं। और अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज के परे कुछ है जो हम करंटली नहीं देख सकते, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट्स हमसे इतने दूर हैं कि उनकी लाइट अभी भी हम तक नहीं पहुंची है। कॉस्मिक होराइजन उस डिस्टेंस का मेजर है जहां से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन क्या जो हम देख सकते हैं उसके परे भी कुछ है? इसका जवाब देना सच में टफ है। हालांकि कुछ आइडिया लेने के लिए कि क्या वहां कुछ है, हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कर्वेचर को कंसिडर करना होगा। बात यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स रियली श्योर नहीं है कि यूनिवर्स इन्फिनिटली बिग है या बस वास्टली ह्यूज है। यूनिवर्स को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स लार्ज स्केल्स पर इसके ज्योमेट्रिक कर्व को देखते हैं, जो हमें इसकी ओवरऑल शेप के बारे में बताता है। अगर यूनिवर्स परफेक्टली ज्योमेट्रिकली फ्लैट है तो ये इन्फिनिट हो सकता है, लेकिन अगर ये अर्थ के सरफेस की तरह कर्व्ड है या एक बबल जैसा है तो इसका फाइनाइट वॉल्यूम है। करंट ऑब्जर्वेशंस और यूनिवर्स के कर्वेचर की मेजरमेंट्स दिखाती हैं कि ये ऑलमोस्ट परफेक्टली फ्लैट है, एक कागज की शीट की तरह। वो इंडिकेट करेगा कि इसे हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। हम कुछ सर्टेनिटी के साथ जानते हैं कि उस बाउंड्री के परे जो हम देख सकते हैं वहां और भी यूनिवर्स है। एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं कि स्पेस इन्फिनिट हो सकता है और उसमें वही सब कुछ और ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है जो हम ऑलरेडी देखते हैं, और ये प्रोबेबली उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे ऑब्जर्वेबल पार्ट में है। अब यहाँ सोचने के लिए वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग थिंग्स है, अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है, अगर ये सच हुआ तो आपको सिर्फ स्टार्स, डिफरेंट प्लैनेट्स और गैलेक्सीज नहीं मिलेंगी, आपको इवेंचुअली हर पॉसिबल चीज मिलेगी। इस बारे में बस एक पल के लिए सोचिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप काफी दूर गए तो आपको हर मायने में हमारे जैसा आइडेंटिकल सोलर सिस्टम मिलेगा, जिसमें एक प्लैनेट अर्थ होगा और आपका ट्विन होगा, सिवाय इसके कि आपकी कॉपी ने शायद आज सुबह सीरियल खाया हो, बजाय इसके कि आपके उस वर्जन के जिसने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया हो। ये एक फैक्ट है कि कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट सोचते हैं कि अगर आप काफी दूर जाएं तो इवेंचुअली आपको एक दूसरा हबल वॉल्यूम मिलेगा जो हमारे जैसा आइडेंटिकल है, जिसमें आपका एक वर्जन आपके हर एक्शन को मिरर कर रहा होगा। अब जबकि ये सुनने में इम्पॉसिबल लग सकता है कि हमारा दिमाग इसे ग्रास्प और अंडरस्टैंड कर सके, एक और चीज बहुत स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड है जो 2008 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर की थी। उन्होंने पाया कि गैलेक्टिक क्लस्टर्स सब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रहे थे, 321,868 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर। ये एक फिनोमिनन है जिसे डार्क फ्लो कहा जाता है। गैलेक्सीज की ये मूवमेंट बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारे प्रेडिक्शंस को डिफाई करती है। तो इन सारी गैलेक्सीज पर वो मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल पुल क्या है? एक पॉसिबल कॉज मैसिव स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं जो हबल वॉल्यूम के बाहर है और एक मैसिव ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रही हैं। सिंपलर टर्म्स में वो गैलेक्सीज हैं जिनका ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमारे व्यू के परे इन्फिनिट यूनिवर्स का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि ये मैटर और एनर्जी के एग्रीगेशंस हों उन स्केल्स पर जिन्हें हम मुश्किल से फैथम कर सकते हैं, या ये दूसरे यूनिवर्सेस की ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकती हैं। मैसिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इतना बड़ा है कि उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसे हर्क्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल कहा जाता है और ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस मेजर करता है। ये इतना बड़ा है कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 11% बनाता है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे होते तो आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 10 बिलियन ईयर्स लगते। तो इसे एग्जिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स को कोई आइडिया नहीं है कि ये ग्रेट वॉल बिग बैंग के सिर्फ कुछ बिलियन ईयर्स के बाद कैसे फॉर्म हुई और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि वहां बाहर इसके जैसे जायंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो सब कुछ खींच रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। एक दिन ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही रिप अपार्ट कर सकता है। दूसरे यूनिवर्सेस से ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करें तो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स के पोस्ट बिग बैंग एक्सपेंशन ने बबल्स क्रिएट किए जो स्पेस के स्ट्रक्चर में फॉर्म हुए, और इनमें से हर बबल एक एरिया है जिसने बाकी स्पेस के साथ स्ट्रेच होना बंद कर दिया और अपने फिजिकल लॉज के साथ अपना खुद का यूनिवर्स फॉर्म कर लिया।
इस सिनेरियो में ना सिर्फ स्पेस इन्फिनिट है बल्कि हर बबल भी इन्फिनिट है, क्योंकि आप एक सिंगल इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ इन्फिनिटीज स्टोर कर सकते हैं। इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए, भले ही आप हमारे बबल की बाउंड्री तक पहुंच पाएं, बबल्स के बीच का स्पेस अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो टाइम की रियलिटी में आप कभी नेक्स्ट बबल तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितनी भी तेजी से ट्रैवल करें। लेकिन क्या हमारे पास एक दिन वो टेक्नोलॉजी होगी कि हम देख सके कि यूनिवर्स के एज के परे क्या है जो हम अब देख सकते हैं? सैड रियलिटी ये है कि हबल वॉल्यूम के बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे और उसके बीच का स्पेस बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे कि बिग बैंग के 10 बिलियन ईयर्स के बाद एक गैलेक्सी कैसे दिखती थी। इसका हमारी लिमिटेड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खुद स्पीड ऑफ लाइट की फिजिकल लिमिट से है। इसका मतलब है कि 19 बिलियन पार्सेक्स के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स द्वारा इमिट की गई कोई भी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, स्पेस में मोर एंड मोर पॉइंट्स के पास हम तक उनकी लाइट पहुंचने का टाइम होगा, जिसका मतलब है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अभी भी साइज में इंक्रीज हो रहा है। और इसका ये भी मतलब है कि यूनिवर्स की एज इंक्रीज होगी। ये कहा जा सकता है कि आप सोच सकते हैं कि एक दिन अगर ह्यूमैनिटी काफी लंबे समय तक रही तो पूरा यूनिवर्स हमारे लिए ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स में स्पेस कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, हमारे और बाकी सब कुछ के बीच का डिस्टेंस हर सेकंड और दूर होता जाता है। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में और दूर देख पाएगा, टाइम में पीछे देखेगा और शायद हमें और आंसर्स दे सके कि वहां बाहर और क्या एग्जिस्ट करता है। एक सेंस में ये एक टाइम मशीन है और हम पास्ट में और दूर देखने में एबल होंगे। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वहां क्या है, और क्या आप बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स इन्फिनिट है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर कहीं कोई बिल्कुल आपके जैसा है? हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे तो हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।